हो गया। मिशन वात्सल्य ही पढ़ रहे थे ना अपन, है ना, लास्ट क्लास में। याद है कि नहीं? डेट आ गई ना आप लोग की, एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है ना अभी। अगस्त में कुछ 25 अगस्त 26 अगस्त पता है ना। चलो देखो, मिशन वात्सल्य से स्टार्ट करते हैं। मैं अपन देखे थे कि महिला एवं बाल विकास विभाग 3 प्रकार की अम्ब्रेला योजना चला रहा है। ठीक है, अम्ब्रेला योजना मतलब किसी एक वर्ग को पकड़ना और उससे संबंधित जितनी योजनाएं चलाई जा रही है उसको एक बास्केट में लाना और उसके तक पहुंचा देना, ये होता है अम्ब्रेला योजना। मतलब एक छत्ते के नीचे पूरी योजनाओं को ले आना और जो छत्ते के नीचे रहे उसको उसका लाभ मिल सके आसानी से, ये होती है अम्ब्रेला योजना। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय जो है वो 3 अम्ब्रेला योजना चला रहा है। कितनी अम्ब्रेला योजना चला रहा है? 3 अम्ब्रेला योजना। पहला मिशन शक्ति, ठीक है, पहला। दूसरा मिशन पोषण 2.0 दूसरा हो गया। तीसरा हो गया मिशन वात्सल्य हो गया। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है और ये डेडिकेटेड किसके लिए है? बच्चों के लिए। ये किसके लिए डेडिकेटेड है? बच्चों के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल हैं, क्या है, ये अपन देखेंगे। पहले अभी हमको ये समझना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 3 में ये जो अम्ब्रेला योजना चल रही है उसमें से एक योजना कौन सी है? मिशन वात्सल्य। ठीक है, मिशन वात्सल्य। दूसरा पॉइंट ये है मिशन वात्सल्य क्या है। ठीक है, मतलब इसमें जब ये योजना अपन पढ़ रहे हैं तो किन किन चीज़ों को इसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मिशन वात्सल्य योजना में पहले तो हम इसके ऐतिहासिक पक्ष को देखेंगे। ठीक है, कि ये कानून आया कैसे, पहली बार ये जो कानून की उत्पत्ति कब हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया उसका ऐतिहासिक पक्ष। ठीक है, अब ये जो मिशन वात्सल्य योजना चल रही है उसके लाभार्थी कौन कौन होंगे। मतलब एक तो अपने को समझ में आ गया मोटा मोटी कि बच्चे होंगे, पर बच्चों के कौन कौन सी कैटेगरी की पूरे बच्चे, है ना। तो मिशन वात्सल्य योजना है किन बच्चों को, किन कैटेगरी के बच्चों को इसका लाभ मिल सकता है। तो ये हो गया दूसरा। पहला क्या हो गया? ऐतिहासिक पक्ष। दूसरा हो गया लाभार्थी कौन होगा। ठीक है, तीसरा, अब ये लाभार्थियों को किसी काम से ही ये मिशन वात्सल्य चलाई जा रही होगी ना योजना। कुछ तकलीफ होगी तो उसको सुधारने के लिए, या कोई समस्या होगी उसको सुधारने के लिए ये योजना लेके आई होगी सरकार, है ना। अब उस समस्या को कैसे सुधारा जाए उसके लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, ये किस में पढ़ेंगे अपन? प्रयास में। ठीक है, तो अभी 3 चीज़ समझ ली अपन। ऐतिहासिक पक्ष को देखना है पहले से, दूसरा लाभार्थी कौन होगा, तीसरा प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वैधानिक समितियां कौन कौन सी काम कर रही है। इसके क्या होता है कि बच्चे जो हैं आपके, जैसे ये योजना का संचालन कैसे किया जा रहा है, देखो थोड़ा। मिशन वात्सल्य जो योजना है ना उसमें अपन बच्चों को, जितने भी जो भी लाभार्थी बच्चे होंगे उनको मोटा मोटी 2 कैटेगरी में बांट दिए हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी में। एक ऐसे बच्चे को अपन रख दिए हैं कि जिनको देखरेख की ज़रूरत है, देखरेख और सुरक्षा की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक कैटेगरी हो गई जिन बच्चे को देखरेख और किसकी ज़रूरत है? देखरेख और किसकी ज़रूरत है? सुरक्षा की। ठीक है, मतलब देखो ये जो मैं बच्चों शब्द यूज़ कर रहा हूँ उसमें इसका मतलब है जो लाभार्थी बच्चे होंगे ना, समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये बताना चाह रहा हूँ ये जो लाभार्थी, अब ये लाभार्थी कौन होंगे? बच्चे होंगे। तो बच्चों की जो जो कैटेगरी लाभार्थी होगी उस पूरी कैटेगरी को हम मिशन वात्सल्य में क्या कर रहे हैं? 2 भाग में बांट दे रहे हैं।
ठीक है। पहला अपन ये कर रहे हैं कि ऐसे टाइप के बच्चे जिनको देख रेख और सुरक्षा की आवश्यकता है, हो गया पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हो गई जो कोई कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कोई विधि का क्या किए हैं, उल्लंघन कर लिए, मतलब वो कोई ऐसा काम कर लिए हैं जिससे कानून का क्या हो गया है, उल्लंघन हो गया है। ठीक है, तो अब ये दो प्रकार की कैटेगरी के बच्चे हैं, दोनों को संरक्षण की जरूरत है। मतलब जो अपराध किए हैं बच्चे, आपको पता है कि उनके पास एक लंबा जीवन है। ठीक है, उनको देश, दो तरीका हो सकता है, एक तो देश को नुकसान करने में अपना पूरा जीवन लगा दें, या नहीं तो क्या करें, देश की प्रगति में अपना स्थान सुनिश्चित करें। ठीक है, तो अगर भाई कोई 40 साल 45 साल में अपराध करता है और 20 साल की सज़ा काटता है, तो 60 साल बाद उतना ज़्यादा उपयोगिता उसकी नहीं रह जाती है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिससे गलती हो गई है 14 साल 15 साल की उम्र में, 18 के पहले की उम्र में, ठीक है, अगर उसको 5 साल 6 साल अगर कैद काट भी लेता है तो जेल से कब वापस आएगा, 24 साल 25 साल में। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, जो अगर वो 25 साल 24 साल में जेल से वापस आ रहा है तो उसके पास सामने कितना जीवन है, 30 साल 35 साल 40 साल का प्रोडक्टिव लाइफ है ना। इस 40 साल 45 साल की लाइफ में वो क्या कर सकता है, देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता है ना। तो हमको ये सुनिश्चित करना है कि ठीक है गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ से क्या करें, उनको पुनर्वास की व्यवस्था करें। उनके मतलब जो सज़ा गलती की हो उसकी सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन सज़ा इतनी कठोर नहीं होना चाहिए कि वो वापसी ही ना कर पाए, है ना। सज़ा इतनी कठोर भी नहीं होनी चाहिए और कि उसके दिमाग में, उसके मानसिकता पे या उसके ऊपर इतना विपरीत प्रभाव पड़ जाए उस सज़ा का कि वो दोबारा कभी सही डायरेक्शन में जा ही ना पाए। ठीक है, तो ये जो लाभार्थी बच्चे होंगे उनको दो भागों में बांटा, एक तो देखरेख और सुरक्षा वाले बच्चे, दूसरा विधि का जो वो कर दिए हैं उन वो वाले बच्चे। ठीक है, अब इसमें एक और आसान बना रहा हूँ इसको कि ये जो देखरेख और सुरक्षा वाले जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, उसको फिर से दो भागों में बांटा गया। देखो, एक तो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं लास्ट क्लास में भी ये बात बताया था कि एक वो बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों की लाभार्थी कौन होंगे यार, कौन बच्चों की को आवश्यकता होगी मिशन वात्सल्य की, ऐसे बच्चे जिनके पास मम्मी पापा नहीं है ना। अब दो प्रकार के ऐसे बच्चे हो सकते हैं, मतलब एक कैटेगरी बता रहा हूँ ना, इसमें जो 4-5 कैटेगरी, उसमें से एक कैटेगरी है जिनके मम्मी पापा नहीं है। ठीक है, अब मम्मी पापा नहीं होना दो तरीके के बच्चों के लिए हो सकता है। ठीक है, एक ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं है और उनका कोई परिवार वाला भी नहीं है। ठीक है, मतलब उनको पूरी तरीके से सहारा देने वाले लोग ही खत्म हो गए, है ना। तो एक वो बच्चे हो गए, लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास चाचा चाची, दादा दादी, बड़े पापा, मतलब फैमिली अवेलेबल है। ठीक है, तो अब दोनों को सुरक्षा देने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं या जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनको एक स्थान पे ला के रखो और संरक्षित कर लो, नहीं है इतनी बड़ी व्यवस्था आपके पास, ना आपके पास इतना कार्यबल है, ना आपके पास इतना क्या है, स्टाफ है। तो हम ये प्रयास करते हैं ऐसे बच्चे जिनका अपना कुटुंब है, जिनका अपना क्या है, कुटुंब है, मतलब उनके फैमिली के कोई लोग हैं, उनको कोशिश किया जाए कि उनके स्थान पे सुरक्षित रखा जाए। उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है, अब वो लाभार्थी तो वो भी हैं, लाभार्थी है ना, तो जब उनके घर में ही उनको सुरक्षित कर रहे हो तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उनको फाइनेंशियली बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते हो, वित्त सहायता दे सकते हो, यही तो प्रयास करोगे ना। अगर वो बच्चा जिनके मम्मी पापा नहीं हैं और उनके फैमिली के लोग अवेलेबल हैं, तो अगर आप वो मिशन वात्सल्य के अंतर्गत उसको लाभार्थी बना के रखे हो तो कुछ ना कुछ तो सहायता दोगे उसको, है ना। तो आप उसको क्या कर रहे हो, जिसके कुटुंब अवेलेबल है उसको वित्तीय सहायता दे रहे हो। क्या दे रहे हो, वित्तीय सहायता दे रहे हो। ठीक है, दूसरा एक देख रेख और सुरक्षा वाले बच्चे वो रहते हैं जिनके फैमिली के कोई लोग नहीं है। अब उनको क्या करो, आप एक बिल्डिंग बना के दे दो कि भैया तेरे को यहाँ रहना है, ठीक है, यहाँ रहना है, उसके बाद इतने साल की उम्र के बाद तेरे को पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, मतलब एक प्रोसेस डिज़ाइन करो। ठीक है, जैसे क्या होता है कि ऐसा जानवर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर अपन जानवरों को संरक्षित रखने के लिए दो तरीका अपनाते हैं। एक तो अपन उद्यान बना देते हैं, है ना, उद्यान बना देते हैं ना,
एक तो ये कानन पेंडारी है, कानन पेंडारी है ना। यहाँ क्या करते हैं अपन, उद्यान में क्या करते हैं कि एक थोड़ा लंबा स्पेस में सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। कानन पेंडारी में क्या करते हैं अपन कि जहाँ आपको एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करना है ना, तो आप उसको वहाँ संरक्षित करने का प्रयास करोगे। मेरा बताने का मतलब ये है कि एक तो रहता है कि बिल्डिंग, घर बना के आप बच्चों को सुरक्षित करने का प्रयास करते हो, एक तो उनके नेचुरल स्थान पे ही उनको सुरक्षित करने का प्रयास करते हो, ठीक है। तो इसको, ये जो देख रेख या सुरक्षा करने के दो तरीके इसमें बताए गए हैं। एक तो बताया गया है संरचनात्मक तरीका, ठीक है, और एक क्या बताया गया है, गैर संरचनात्मक तरीका, ठीक है। ये दो तरीका, तो इसी के पूरे कॉन्सेप्ट में ये ना मिशन वात्सल्य क्या करता है, घूमता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो कौन कौन बच्चे होंगे जिनको सुरक्षित करने की आवश्यकता है, ठीक है, वो कौन कौन से बच्चे हैं जिनको क्या करना है, सुरक्षित करना है, ठीक है, और वो कौन सी संस्था होगी जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। दोनों प्रश्न उठता है ना कि भैया अब जैसे देख रेख और सुरक्षा दे रहे हो आप, तो समझ के चलो कि अगर आप एक बाल गृह में उनको सुरक्षा दे रहे हो, मतलब उनको ला के सुरक्षित रख रहे हो, बच्चों को उनके शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हो, उनके पोषण की व्यवस्था कर रहे हो, उनको उनकी देखरेख कर रहे हो, उनका इंश्योरेंस करा रहे हो, ठीक है, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हो, ठीक है, उनको अगर कोई वित्तीय सहायता की ज़रूरत है तो उनको वो वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हो। अब ये जो लाभ मिल रहा है वो बच्चों को, वो तय कौन करेगा, वो बच्चे कौन होंगे, है ना भाई। तय भी करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए ना। तो ये जो देख रेख और सुरक्षा वाले बच्चे हैं उनके लिए एक संस्था का निर्माण किया जाए, और जो विधि से की कोई उल्लंघन कर दिए या कोई गलती की है, कोई अपराध किया है, उनके लिए एक संस्था का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए, ठीक है। अब उन संस्था, वो जो संस्था का आप निर्माण कर रहे हो उसमें कितने लोग होंगे, है ना, उसमें कितने लोग होंगे, ये पढ़ना है अपने को इसमें, ठीक है। और इसके लिए जो संस्था है उसमें कितने लोग होंगे, जो लोग हैं उस संस्था में जो ये काम कर रहे हैं देख रेख और सुरक्षा करने का, या उनके लिए बच्चों को चुनने का। अब वो जो संस्था है उसके सदस्यों का चुनाव कौन कर रहा है, ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिशन वात्सल्य है, ठीक है, मिशन वात्सल्य बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। इसको, इसमें ये सारी चीज़ों को अपने को क्या करना है, देखना है। अभी अपन विस्तार से देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। पढ़ना स्टार्ट करने से पहले क्या क्या पढ़ना है ये थोड़ा समझ में आ जाए ना तो आसान हो जाती चीज़ें, ठीक है। ये उद्देश्य हो गया, ये सब तो ठीक है, नई गाइडलाइन क्या है ये सब तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मिशन वात्सल्य, ठीक है। ये अपन देख लिए 2021-22 में प्रारंभ हुई है ये, ठीक है। कब प्रारंभ हुई है, 2021-22 में, ठीक है। मैं आपको बताया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो 3 ठो योजना है, ठीक है, अम्ब्रेला योजना, ठीक है। जो पहली योजना है मिशन शक्ति जो महिलाओं के लिए है, ठीक है, मिशन पोषण जो महिला बच्चों दोनों के लिए है, और मिशन वात्सल्य जो बच्चों के लिए है, ठीक है। ये 3 योजना अम्ब्रेला योजना संचालित की जा रही है, कब से, 21-22 से। कब से संचालित की जा रही है, 21-22 से संचालित की जा रही है, ठीक है। अब मिशन शक्ति अपन देखें, अब अपन इसमें आ रहे हैं अभी, ठीक है, मिशन वात्सल्य में, ठीक। अब देखते हैं ऐतिहासिक पक्ष। ये दिनेश टाइप की है तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो खैर, ठीक है। अभी देखो यहाँ ऐसा है क्या, ये योजना पहली बार संचालित की जा रही है, इससे पहले इस दिशा में प्रयास ही न किया हो गया हो। अभी मोदी जी के आने के बाद ही याद आया कि नहीं यार बच्चों को की सुरक्षा की आवश्यकता है, महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है, ऐसा है क्या, नहीं है ऐसा, ठीक है। तो हम इस दिशा में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी के आने के बाद हुआ ये, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि इतनी, जैसे मजदूर हो गया, मैं आपकी इससे पहले क्लास में भी सेम एग्जांपल दिया था कि मजदूरों के लिए जो बहुत सारे लगभग 55-60 कानून हैं मजदूरों के लिए, 55-60 कानून है, और ऐसे ऐसे कानून हैं जो उन्हीं को नहीं पता कि उनके लिए कानून है, ठीक है। तो अब ये कानून जानकारी किसको है इस कानून की, वकीलों को, ठीक है, और जिनके लिए कानून बनाया गया उन्हीं को ज्ञान। तो ये जो कानून का ये जो सिस्टम है ना, उसको आसान करने की दिशा में मोदी सरकार बहुत काम की है, ठीक है। तो जैसे मजदूरों के लिए इतने सारे कानून थे, उसको 4 कानून में डिवाइड कर दिए, 4 लेबर कोड लेके आई है, अभी आया है इस साल, ये पिछले साल, ठीक है, 2022 में।
4 लेबर कोर्ट आई है जिसमें पूरे 40-50 कानून को कंपाइल कर दिया गया। अब क्या हो गया, कोई भी सामान्य आदमी अगर मजदूरों से संबंधित कानून को जानना चाहता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेबर कोड टाइप करोगे पूरा कानून अवेलेबल है। ठीक है, वैसी महिलाओं की दिशा में क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, मिशन शक्ति, भाई देख लोगे पूरी योजनाएं, लगभग 50-60 योजनाएं जो चल रही है उसको एक जगह लाके केंद्रित कर दिया गया है, मिशन शक्ति। वैसे ही क्या हो गया, बच्चों के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, तो बच्चों के लिए जो जो काम किया जा रहा है मिशन वात्सल्य एक जगह लाके केंद्रित कर दिया गया। ठीक है, अब देखो 2009 से पहले क्या हो रहा था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 3 योजनाओं को चला रहा था। ठीक है, पहली योजना थी ये देखरेख और संरक्षण करने के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम। ठीक है, पहला कार्यक्रम क्या चल रहा था, किशोर न्याय कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, एकीकृत कार्यक्रम चल रहा था। एकीकृत कार्यक्रम किसमें थे, जो अपन देखते हैं ना, सड़क पर रहने वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए एक कार्यक्रम चल रहा था, एकीकृत कार्यक्रम। ठीक है, तो 2 देखे अपन, किशोर न्याय कार्यक्रम चला रहे थे अपन देख रेख करने के लिए, बच्चों को संरक्षण देने के लिए। उसके बाद एकीकृत कार्यक्रम चला रहे थे अपन, किसके लिए, जो सड़क में बच्चे, ट्रेन में वो जो बच्चे दिखते हैं ना अपन को नशा करते हुए, उनके लिए अपन काम कर रहे थे। ठीक है, और एक बाल गृह चला रहे थे जहां उनको रख के क्या किया जाए, उनको वो करने के लिए उनको व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये 3 कार्यक्रम चल रहा था 2009 से पहले। ठीक है, अब ये तीनों कार्यक्रम को क्या कर दिया गया, 2010 में एक कर दिया गया और क्या बनाया गया, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। क्या बनाया गया, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये देखो क्या है ना कि एग्जाम में ना क्वेश्चन, जब बहुत सारी चीज़ें आसान होती है ना, तो क्वेश्चन और ज़्यादा कठिन देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया एकीकृत बाल संरक्षण योजना, कब आई, 2010 में। कब आई एकीकृत बाल संरक्षण योजना, 2010 में। फिर ये एकीकृत बाल संरक्षण योजना को बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया, कब, 2017 में। कब कर दिया गया, 2017 में। क्या कर दिया गया, बाल संरक्षण सेवा योजना। ठीक है, बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया। उसके बाद जब ये 2021-22 में मिशन वात्सल्य आया, तो ये पूरे कार्यक्रम को मिशन वात्सल्य के अंदर ले आया गया। ठीक है, ठीक है, तो पहले 2009 के पहले किशोर न्याय कार्यक्रम चल रहा था, अब उसके बाद एकीकृत कार्यक्रम चल रहा था और बाल गृह चल रहा था। उन तीनों को एक करके 2010 में अपन क्या किए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना में ले आए। फिर ये एकीकृत बाल संरक्षण योजना को बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिए 2017 में। फिर 2021-22 में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत ये सबको ले आए। ठीक है, चले आगे बढ़े। आप लोग लिख भी सकते हो, ये पीडीएफ आप लोग के लिए ही है, आप लोग को तो मिलेगा ये पीडीएफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, लेकिन ये देवी से बोल के ना ये पीडीएफ ले लेना। अब देखो उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य वैसे तो सबको पता ही है क्या उद्देश्य रहता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या उद्देश्य इसमें बताया गया है। ठीक है, क्या बोला है, देश के प्रत्येक बच्चों को स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन को सुनिश्चित करना। ठीक है, बच्चों के विकास के लिए संवेदनशील, सहायक और समकालीन पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि जो भी कानून बनाओ वो थोड़ा संवेदनशील होके बनाओ। सामान्य लोगों के लिए जो कानून बन रहा है वो बच्चों के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जीवन का बहुत लंबा टाइम रहता है बच्चों के पास जो देश में बिताएंगे। ठीक है, तो कोई भी कानून उनके लिए बने तो ये ध्यान में रख के बने कि बच्चों को इतना कड़ा कानून मत हो जाए कि वो नुकसान करे, देश को नुकसान करे। ठीक है, किशोर न्याय के जनादेश के वितरण, ठीक है, केंद्र राज्य, ये तो ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम 2015, ये क्या है देखो, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में लाया गया था। इसी के अंतर्गत, यही जो किशोर न्याय अधिनियम है, इसी के अंतर्गत पूरा मिशन वात्सल्य रेगुलेट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है किशोर न्याय अधिनियम 2015। इसमें एक चीज़ और ये ऐड कर लेना, इसमें संशोधन किया गया था 2021 में, जब अपन इसको मिशन वात्सल्य में कंप्लीट कर रहे थे ना, तो इसको 2021 में क्या किया गया, अमेंड किया गया। ठीक है, तो मिशन किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन हुआ 2021 में। कब हुआ,
2021 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। अभी 2022 में मोदी सरकार कुछ नए नए गाइडलाइन लेके आई है इसी एक्ट के लिए, ठीक है। 2021 के बाद एक छोटा सा गाइडलाइन जारी की है 2022 में, लेकिन 2022 का गाइडलाइन मैं आपको लिखवाऊंगा, इस पीडीएफ में मैं ऐड कर दिया हूँ उसको, कि वो जो गाइडलाइन इशू की है आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 आया, कब आया, 2015 में आया, ठीक है। उसके बाद उसमें संशोधन कब हुआ, 2021 में उसमें संशोधन हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो उद्देश्य तो नॉर्मल था, ठीक है। अब देख लो इसमें लक्षित हितग्राही कौन होंगे, मतलब बच्चों की किन किन कैटेगरी को आपको इसमें क्या किया, मिशन वात्सल्य में शामिल किया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, पहली कैटेगरी तो हो गई। मैं आपको बताया ना, जब योजना का परिचय दे रहा था तो मैं आपको बताया कि बच्चे, वो कैटेगरी के बच्चे देखो जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है। पहला तो सिंपल यही हो गया, ठीक है। दूसरा, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा किशोर। दूसरा कैटेगरी भी अपन बात की कि भाई ऐसी कोई बच्चे जो जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, वो छूट गए थे उसमें से, लेकिन वो क्या हो गए, उनसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो उनको भी किस में शामिल किया गया, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो दो कैटेगरी आप समझ गए, देख रेख और संरक्षण और कानून का कोई उल्लंघन हो गया तो। उसके बाद सड़क पर रहने वाले बेघर परिवार रहित बच्चे, जो अपन देखते हैं ना, इस लोकल ट्रेन से कभी आते थे पहले तो, अब तो लेकिन अब ये भी बात है कि अब दिखना बंद हो गए, मतलब कम हो गए, लेकिन नहीं तो पहले अपन आते थे बेलगहना से यहाँ तो ही बच्चे दिख जाते थे, या कभी रायपुर साइड से आ रहे हैं तो सुलेसन पीते दिख जाते थे बच्चे। अब उनकी संख्या में कमी आई है, ठीक है, पता नहीं आप लोग देखे भी होंगे कि नहीं, ठीक है। तो तीन अभी अपन देख लिए कि ऐसे बच्चे जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसे बच्चे जो कानून का उल्लंघन कर लिए हैं, और ऐसे बच्चे जो सड़क पर घूमते हैं, ट्रेन में जो नशा सा करके घूमते रहते हैं, विपदाग्रस्त बच्चे और बाल यौन शोषण के शिकार बच्चे, ठीक है। जैसे बच्चों के साथ कोई गलत काम हो गया है, ठीक है, तो उनको भी मिशन वात्सल्य के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। और उनके लिए एक व्यवस्था की गई है ताकि वो नॉर्मल लाइफ में क्या हो सके, वापस आ सके, ठीक है। जो उनके जीवन में मानसिक प्रभाव पड़ा है उस चीज़ का, उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके, इसलिए उनको भी क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो अपन ये चौथी कैटेगरी है बच्चों की, ठीक है। उसके बाद अनाथ, ठीक है, कि भैया माँ बाप है ही नहीं, ठीक है। अपरिपक्व, घुमंतु तथा निराश्रित बच्चे, ये ठीक है, वही है। बाल श्रमिक, कठिन परिस्थितियों में कार्यरत या कामकाजी बच्चे, नशा करने वाले बच्चे आदि, ठीक है। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये वही कैटेगरी है जो बच्चे हैं, बच्चों की वो सारी कैटेगरी को इसमें क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। पहली कैटेगरी तो वही बोल दिया गया, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। दूसरी कैटेगरी किसको बोल दिया गया है कि भाई कोई कानूनी गैर कानूनी काम कर लियो या विधि का उल्लंघन कर लियो। तीसरा जो घुमंतु टाइप के बच्चे हैं, नशेड़ी बच्चे हैं, यौन शोषण हो गया है अगर किसी बच्चे का, उसको शामिल कर लिया है। मोटा मोटी यही है, ठीक है, इनके हितग्राही। अभी तक इस योजना में अपन क्या क्या देखे, अपन देखते हैं। पहले तो अपन यही देखे कि भैया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 3 अम्ब्रेला योजना चालू कर रहा है, जिसमें से एक क्या है, मिशन वात्सल्य। अब इसमें देखें कि ये जो वात्सल्य योजना है, पहले भी ये चल रही थी, 2009 में 3 योजना चल रही थी, 2010 में उसको एकीकृत किया गया, 2017 में इसका नाम परिवर्तन करके बाल संरक्षण किया गया, उसके बाद 2021-22 को इसको मिशन वात्सल्य के अंतर्गत ला दिया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य अपन देखें और अपन देखें उसके हितग्राही कौन कौन होंगे, कौन कौन से बच्चे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अब इनके लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये है कि योजना का ये जो नाम है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, कौन कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है। मैं एमसीक्यू देख रहा था इसके लिए, ठीक है, तो बना नहीं रहा था, जो आप एक मार्केट में अवेलेबल है एमसीक्यू, उसको देख रहा था, ठीक है। तो मैं देखा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, कि भैया मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो अपन देखें उम्मीद, अपन देखें उजियारा, ठीक है, अपन क्या देखें उमंग, ठीक है, उम्मीद, उजियारा, उमंग, ठीक है। बाल सक्षम नीति, चाइल्ड लाइन चलाए जा रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद एक और था कि उनको बाल विवाह रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि बाल विवाह बच्चे ना करें, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या है ना, कीवर्ड से याद रखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इसको, ठीक है। जैसे कि उम्मीद, भैया अगर आपको कोई उम्मीद खो चुके हो तो आपको उम्मीद जगाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? शिक्षा। उम्मीद सबसे अच्छा साधन क्या है उम्मीद जगाने का? शिक्षा, ठीक है। तो जो उम्मीद कार्यक्रम चलाया जा रहा है ना, उसमें प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों के शैक्षणिक विकास को सकारात्मक और सुविधाजनक बनाने के लिए बाल देखरेख संस्थानों में ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद से किसको ट्रेस करना है अपने को? शिक्षा को, ठीक है। उम्मीद से किसको ट्रेस करना है? शिक्षा को, ठीक है। तो जो उम्मीद कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें अपन ये कर रहे हैं कि शिक्षा के जो जहाँ बच्चे रह रहे हैं, बाल देखभाल संस्थान जो है उसमें अपन क्या प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम को संचालित किया जाए। अब उस दिशा में दो लोग हैं जिसमें SDFC है और बायजूस है। एक क्या किया है, स्मार्ट टीवी दिया है, कितना? 78, ठीक है। और एक क्या किया है बायजूस, 4वीं से 12वीं तक के शैक्षणिक सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो शैक्षणिक सामग्री चाहिए वो अवेलेबल कराया है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा उजियारा, ठीक है। अब देखो उजियारा की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपके जीवन में अंधेरा आ गया हो, ठीक है भैया, तभी तो पड़ेगी ना। अगर आपसे कोई ऐसी कानूनी गलती हो गई है जिसमें समस्या गुरु निपटने का चांस है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत रहेगी? फिर उजियारा की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद को अपन किससे जोड़ेंगे? शिक्षा से। और उजियारा को किससे जोड़ेंगे? अगर कोई कानूनी गलती हो गई है अपने से तो उसको सुधारने के लिए हम किसका प्रयास करेंगे? उजियारा कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, विधि से संघर्षरत बालकों हेतु संचालित बाल देखरेख संस्थानों में निवासरत बालकों को ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने संस्थाओं के कार्यरत कर्मचारियों और बालकों के बीच स्वास्थ्य और रचनात्मक संबंधी मतलब जिन लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिनसे कानूनी गलती हो गई है, ठीक है, उनको उनके स्वस्थ विकास, क्योंकि वो विकास करने की स्थिति में है अभी, ठीक है, अभी वो बढ़ रहे हैं, एज बढ़ रही है उनकी। तो ऐसे कार्यक्रम को संचालित करना कि उससे क्या हो सके, उनके स्वस्थ विकास बाधित मत हो, ठीक है, उनका स्वस्थ मानसिक विकास बाधित मत हो। अगर कोई गलती हो गई है तो उसका रियलाइज़ भी कराते रहें उनको कि भैया अब दोबारा इस टाइप की गलती नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी बताना कि अभी बहुत सारा लाइफ बचा है हमारा, ठीक है, ये एंड नहीं है ये गलती, ठीक है। तो दो योजना अपन देखे, एक तो क्या देखे अपन? उम्मीद, दूसरा उजियारा, ठीक है। तीसरा है उमंग, ठीक है। उमंग से कब काम करोगे आप? जब पेट भरा रहेगा, ठीक है। ऐसा उटपटांग कोड बनाना पड़ता, ठीक है। तो उमंग से अपन किसको जोड़ लेंगे? पोषण से, ठीक है। उमंग जो कार्यक्रम चल रहा है उसको अपन किससे रिलेट कर लेंगे? पोषण से। तो पोषण के लिए तो आपको पता है कि पोषण के देखरेख कार्यक्रम संचालित किया जा रहा होगा, ठीक है। बाकी ये जो लिखा है आप लोग देख लीजिएगा कि भाई उमंग जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको पोषण आहार दिया जा सके, ठीक है। तीसरा है बाल सक्षम नीति, ठीक है। बस वही है, बाल सक्षम नीति में अपन उसके क्या कर रहे हैं? सर्वांगीण विकास हेतु काम कर रहे हैं, ठीक है। बाल संरक्षण नीति में उनके सर्वांगीण विकास हेतु काम कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस पेज में ये है चाइल्ड लाइन, ठीक है। पहला तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, चाइल्ड लाइन 1098 1098, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? 24 घंटे में अगर इसमें बच्चे फ़ोन करें, ये आवश्यक है क्या? नहीं। जिनको ऐसा लगता है कि इस बच्चों को तकलीफ़ दिया जा रहा है, कोई भी रैंडम उनको फ़ोन करके ये जानकारी दे सकता है, ठीक है, कि भाई बच्चों के साथ कुछ गलत काम हो रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड लाइन अपन चला रहे हैं। दूसरा अपन ये देखें, लास्ट अपन ये देखें कि बाल विवाह जो है उसको रोकथाम करने का क्या किया जा रहा है, इसमें प्रयास किया जा रहा है कि बाल विवाह ना के बराबर हो सके। तो अपन यहाँ देखें कि इसके लिए अपन क्या क्या काम कर रहे हैं। तो पहला तो क्या कार्यक्रम चला रहे हैं अपन? उम्मीद का संबंध किससे? शिक्षा से, ठीक है। उजियारा का संबंध किससे? जो कानूनी कोई गलती कर लिया उससे है।
उमंग का किससे है? पोषण से है, ठीक है। उसके बाद बाल संरक्षण नीति चलाई जा रही है सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, ये सर्वांगीण विकास के लिए। उसके बाद चाइल्ड लाइन चलाया जा रहा है। चाइल्ड लाइन क्यों चला रहे हैं? कि अगर कोई ऐसा कोई गलत काम हो रहा है बच्चों के साथ तो उसकी जानकारी कहाँ दोगे भाई? उनकी सुरक्षा के लिए कोई तो होना चाहिए, वो तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन पहुंच सके, इसके लिए सिस्टम चालू किया है चाइल्ड लाइन, ठीक है। चाइल्ड लाइन का क्या है, नंबर क्या है? 1098, ठीक है। और बाल विवाह को रोकथाम करने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, एक ये है योजना के संचालन के राज्य और जिला स्तर पर क्या हो रहा है, इसको अब ये जो सारे काम किए जा रहे हैं ना, ठीक है, इसके लिए एक संरचना तो होनी चाहिए ना, कि मतलब देख रेख करने वाली एजेंसी तो होनी चाहिए कि भाई सही तरीके से रेगुलेशन हो रहा है। सरकार का काम क्या है? और निगरानी रखना, काम करना उनका काम नहीं है, उनका काम है निगरानी रखा जा सके कि ये सब जो काम बताए गए हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं कि राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, उसके बाद विकास खंड, पंचायत, नगरीय निकाय स्तर पे पूरे जगह पर अपन क्या कर रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं। ये एक संस्था को डेडिकेटेड कर दे रहे हैं कि आपका काम ये है कि राज्य स्तर पे ये जो मिशन वात्सल्य चल रहा है उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। एक तो अब राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन किसमें किया जाएगा? राज्य में एक ही होगी, ठीक है। अब इसमें अध्यक्ष और सदस्य 2 लोग रहेंगे, ठीक है। अध्यक्ष सचिव रहेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग का जो अध्यक्ष सचिव रहेगा वही इसका क्या रहेगा? अध्यक्ष, ठीक है। और जो योजनाओं से संबंधित अधिकारी होंगे ना, महिला एवं बाल विकास जो बच्चों के लिए जो योजनाएं चला रही है उससे संबंधित जो अधिकारी होंगे वो इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे, ठीक है। करंट में कौन अध्यक्ष, मैं देख नहीं पाया हूँ उसका नाम, लेकिन देख सकते हैं उसका नाम। सचिव वेबसाइट पे मिल जाएगा, कल बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति हो गया, ठीक है। अब ये जो योजना संचालित हो रही है, ठीक है, उसका जिला में रेगुलेशन किसके पास रहेगा? कलेक्टर के पास रहेगा, ठीक है। कलेक्टर इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और सदस्य कौन रहेंगे? जो भी जिला से संबंधित अधिकारी होंगे उस योजना के संबंध, वो उसके क्या हो गए? सदस्य हो गए, ठीक है। उसके बाद विकास खंड स्तर पे अगर आप नगरीय निकाय में रहते हो तो नगरीय निकाय, अगर आप पंचायत में रहते हो तो आप पंचायत स्तर पे काम करोगे, ठीक है। इसको बताने का मतलब ये था मेरा कि ये जो मिशन वात्सल्य चला रहे हैं अपन, कि ये ऐसा नहीं हो रहा है कि अपन ऊपर से ऐसा बोल दिया कि चलो रेगुलेशन हो जाएगा ऊपर से, नहीं। ये एक एक एरिया को ध्यान रखने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि भाई राज्य स्तर में एक संस्था काम करेगी, हर जिले के लिए एक संस्था बनाई गई है, हर नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पंचायत के लिए एक संस्था बनाई गई है, पंचायतों की निगरानी करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, ठीक है। तो इसकी जो संरचना है वो पंचायत से लेकर कहाँ तक जाती है? राज्य तक जाती है, ठीक है। अब देखो, अब मेन चीज अपना चालू हो रहा है। अपन अभी तक क्या क्या देखे? अपन देखे कि उद्देश्य क्या है, ठीक है। अपन देखे कि उद्देश्य के बाद जो हितग्राही होंगे वो क्या होंगे, और उन हितग्राहियों के लिए उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन एक चीज और देखे कि ये जो कार्य कर रहे हैं अपन, क्या उसमें सरकार निगरानी रख रही है? तो हाँ, अपन देखे कि राज्य स्तर पे निगरानी रखने के लिए एक संस्था बना दी गई है, जिला स्तर में निगरानी रखने के लिए एक संस्था बना दी गई है, नगरीय निकाय स्तर पे एक संस्था बना दी गई है, और पंचायत स्तर पे भी एक संस्था बना दी गई है। इतनी सारी चीज देख ली अपन। अब देखो, कानून क्या बनाया गया है इनके लिए। तो मैं आपको बताया ना, किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया है इसके लिए। कब आया है ये? 2015 में। कब आया है ये? 2015 में आया है, ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम कब आया? 2015 में, ठीक है। इसमें संशोधन किया गया 2021 में, ठीक है। और कुछ केंद्र सरकार एक विशेष गाइडलाइन इशू किया है 2023 में। 2023 में कुछ क्या जारी किया है, एक गाइडलाइन जारी किया है, ठीक है। अब इसमें देखो कि अब इसमें काम कैसे किया जा रहा है ये देखना है अपने को। पहले हमको ये देखना है, इसमें मैं आपको यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा था, संस्थागत देखरेख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या बोला है, पहले तो एक चीज यहां ये समझना है
कि ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही है ये कैसी है, संस्थागत। कैसी है, संस्थागत। मतलब संस्थागत क्या मतलब, एक स्थान बना दिया गया है, उसके लिए अधिकारी अपॉइंट किए हैं, उसके लिए समितियां काम कर रही है, ये संस्थागत प्रयास हो गए। ठीक है। एक होता है गैर संस्थागत प्रयास। गैर संस्थागत प्रयास कैसे होंगे भैया, गैर संस्थागत प्रयास क्या होगा कि उसके लिए किसी अलग से स्ट्रक्चर मत बनाओ, जहां वो बच्चा रह रहा है वहीं उसको संरक्षित करने का प्रयास करो। जैसे वो बच्चा अगर अपने स्थान पे है तो उसका वित्त पोषण करो, उसको फाइनेंशियल बेनिफिट दे दो, और वो जो उसको जैसे कोई बच्चा है जिसके मम्मी पापा नहीं है, वो अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता है, ठीक है, दादा दादी के आय का साधन नहीं है, तो मिशन वात्सल के अंतर्गत क्या करो, दादा दादी को पेंशन बांध दो कि 4,000 रुपये आपको मिलेगा, ये बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ बढ़िया करो, और वो अपने दादा, तो उसका विकास यहाँ की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से होगा ना। ठीक है, ये तो क्या है, लास्ट उपाय है। जो संस्थागत प्रयास है वो लास्ट उपाय है कि भैया अब कोई नहीं है तो क्या किया जाए, चल भैया यहाँ रह तू, ठीक है। लेकिन अगर मम्मी पापा के बाद अगर कोई फैमिली में है तो उनको वहीं संरक्षित करने का प्रयास करो। अब उसके लिए क्या दे दो, उनको पैसा दे दो, ठीक है। तो अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ ये जो मैं अभी तो अपन समझ गए कि दो तरीके से प्रयास हो रहे, एक तो संस्थागत, दूसरे गैर संस्थागत। अभी ये बता रहा है संस्थागत प्रयास क्या क्या हो रहा है। तो संस्थागत प्रयास ये हो रहा है, संस्थागत प्रयास ये हो रहा है कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, और दूसरा विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चे। ठीक है, मैं आपको बताया था ना कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। अब देख रेख और संरक्षण की जिनको आवश्यकता है तो उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, बाल गृह बना दे रहे हैं। क्या बनाए, पहले बाल गृह बनाए, उसके बाद खुला आश्रम गृह बना दे रहे हैं। ठीक है, बाल गृह बना रहे, खुला आश्रम गृह बना रहे, ठीक है। विशोप्रकृत, अरे ये दत्तक ग्रहण मतलब क्या है कि अगर आपको क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है कि लोग गोद लेने का चलन बढ़ रहा है, ठीक है। तो गोद लेने के लिए क्या होता है, आसान नहीं है, मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो क्या होता है, फॉस्टर केयर होता है, दो चीज़ होता है, ठीक है। एक तो होता है फॉस्टर केयर और एक होता है गोद, ठीक है। तो फॉस्टर केयर क्या होता है कि जैसे किसी के मम्मी पापा, जैसे ए और बी है, एक भाई है और एक क्या है, बहन है, ठीक है। तो अब ए और बी के साथ क्या है, ए और बी, ए बी क्या है, दोनों, एक भाई है और एक क्या है, बहन है, ठीक है। अब इन दोनों के मम्मी पापा कोविड में नहीं रहे, ठीक है। तो जो फॉस्टर केयर होगा ना, फॉस्टर केयर होगा, ये क्या होगा, एक रैंडम घर वाला बोलेगा कि 1 साल तक मेरे घर में रख दो, ठीक है। तो यहां इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, 1 साल की रहेगी। कितने साल की रहेगी, 1 साल की रहेगी। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत सरकार इसको पे करेगी। सरकार इसको क्या कर रही है, पे कर रही है। तो समझ रहे हैं फास्टर केयर का मतलब, एक क्या होता है, गोद ले रहे हो आप, एक क्या होता है गोद। यहाँ आप 1 साल के लिए गोद ले रहे हो, ऐसा है क्या कि नहीं इसको 2 साल के लिए गोद दे दो, ऐसा नहीं होता भाई। गोद मतलब वो फिर है ना, वही जिनके मम्मी पापा नहीं है। हाँ देखो क्या होता है ना, संस्था है, संस्था है जो रजिस्टर होती है, कहाँ, किशोर न्याय अधिनियम के तहत, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताया हूँ आगे कि यहाँ क्या होता है, संस्थाओं को पंजीकरण कराना पड़ता है। देखो, राज्य संचालित बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा। मतलब जो भी ये प्रोसेस में इन्वॉल्व है उस संस्था की पूरी डिटेल किसके पास रहेगी, सरकार के पास रहेगी। मतलब ऐसा ना हो कि वो संस्था ही कोई गलत तरीके से काम करना चालू कर दे, ठीक है। तो उस संस्था में कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, ठीक है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सरकार के पास क्या रहेगी, डाटाबेस में अवेलेबल रहेगी, ताकि अगर भविष्य में कुछ ऐसा पता चलता है कि कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर क्या किया जा सके, उसको सजा दी जा सके, ठीक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है, देख रेख और संरक्षण आवश्यक वाले बच्चे, उनके लिए बाल गृह, खुला आश्रम और गोद लेने के लिए दत्तक वाला गृह रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर कोई कानून का उल्लंघन कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए कैसे काम कर रहे हो, बाल संप्रेक्षण गृह रख रहे हो, ठीक है,
शासकीय विशेष गृह रख रहे हो और शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, देखो ये तीनों क्या है कि अब जैसे संप्रेक्षण गृह है, क्या होता है कि अगर आप किसी कानून का उल्लंघन कर दिए हो, ठीक है, तो कानून का उल्लंघन करने का मतलब हमारे यहाँ तो जानते हो आप लोग, कानून आप गलती कर दिए हो तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, वो लोग को जेल भेज देते हैं। पर आप गलती किए हो कि नहीं किए हो, ये तय होने में 10 साल 12 साल का समय लग जाता है। तो इसमें इतना लंबा समय मत, क्योंकि पता चला जब तक बच्चे का पता चला कि गलती नहीं किया तब तक उसका 5 साल निकल गया। तो बड़े जो लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, उन लोग तो ठीक है रिकवर कर लेंगे, पर बच्चे रिकवर कर पाएंगे क्या? नहीं। तो एक तो फास्ट ट्रैक डिसीजन होता है इन लोग का, भाई ये गलती किया है कि नहीं किया है, इसका डिसीजन कैसा होगा, फास्ट ट्रैक बेस पे होगा। ठीक है, इसके लिए अलग से पुलिस है, इसके लिए अलग से न्यायालय है। ठीक है, तो अगर जब तक, अब क्या होता है ना कि जैसे एक 13 साल का लड़का कोई गलती कर दिया है, ठीक है, तो जब तक उसकी गलती सुनिश्चित ना हो जाए तब तक उसको ट्रीट करने का तरीका दूसरा रहता है, और जब ये सुनिश्चित हो गया कि भाई ये गलती किया है तब उसको ट्रीट करने का वो क्या रहता है, दूसरा रहता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या किए हैं कि जब आपके में अपराध मढ़ा गया है, ये मतलब अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो आप कहाँ रहोगे, बाल संप्रेक्षण गृह में रहोगे। आप कहाँ रहोगे, बाल संप्रेक्षण गृह में। जब आपके में दोष सिद्ध हो गया तो आप कहाँ रहोगे, शासकीय विशेष गृह में रहोगे। ठीक है, और अगर आपकी उम्र थोड़ी बड़ी है, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहोगे। अगर आपकी उम्र थोड़ी बड़ी है तो आप कहाँ रहोगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में। बेसिकली प्लेस ऑफ सेफ्टी का काम ऐसे करता है कि ये क्या करता है, 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए रहता है। ठीक है, 18 साल की उम्र के, 16 से 18। पर कभी कभी क्या होता है, बच्चे 18 साल की उम्र में गलती, मतलब 18 साल पूरा होने के कुछ समय पहले गलती की है। ठीक है, तो कुछ समय पहले गलती, अब वो 18 साल से तो ज़्यादा हो गए सज़ा काटते काटते, तो अब उनको कहाँ रखोगे, कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो ये क्या किए हैं अपन, प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाए। अब इसमें ऐसा बोल दिया गया है कि आपको 21 साल की उम्र तक मैक्सिमम यहाँ रखना है। 3 साल तक रह सकते हो या 21 साल तक रह सकते हो, समझ रहे हो। तो अभी तो अपन इसको देख रहे हैं, इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। पहले अभी अपने को क्या समझना है, किशोर न्याय अधिनियम मुख्य अधिनियम है इसका, ठीक है, जो काम करता है। किशोर न्याय अधिनियम कब आया पूछेगा एग्जाम में, तो क्या बताओगे, संशोधन कब हुआ तो क्या बताओगे, 2021 में। क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो आप लोग 2 चीज़ बताओगे, एक तो संस्थागत प्रयास कर रहे हैं और एक तो गैर संस्थागत प्रयास हो रहे हैं। जो संस्थागत प्रयास है मतलब कि एक सेट रहेगा, एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा सरकार का, उसमें बच्चों को संरक्षित किया जाएगा या देखरेख और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो उसी में अपन 3 संस्थाओं की सहायता से काम करें। पहला तो बाल गृह हो गया, दूसरा खुला आश्रम गृह हो गया, और तीसरा हो गया ये दत्तक वाला कि जो जिसमें गोद लेने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, तीसरा अगर आप दूसरा मतलब अगर आप कोई कानून की गलती कर दी हो तो 3 संस्थाएं काम कर रही है, बाल संप्रेक्षण गृह, शासकीय विशेष गृह और प्लेस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक चीज बताता हूं आप लोग को, देखो, ठीक है, अभी अपन देखे 2 कैटेगरी अपन बांटे थे, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, दूसरा विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों के लिए। ठीक है, तो एक हो गया है इसमें बाल कल्याण समिति। क्या हो गया, एक बाल कल्याण समिति। अब ये बाल कल्याण समिति जो है वो ये निश्चित करेगी कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यक वाले बच्चे कौन कौन होंगे। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि बाल गृह में किसी भी बच्चे को डाल दे। ठीक है, अब इसमें इसके लिए एक डेडिकेटेड कमेटी बना दी गई है। कौन है वो, बाल कल्याण समिति। ठीक है, वैसी क्या है कि गलती किया है कि नहीं बच्चा, ये कौन देखेगा, किशोर न्याय बोर्ड। कौन देखेगा, किशोर न्याय। मैं आपको बोला ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि सामान्य न्यायालय की तहत उसका बहुत लंबे चौड़े दिनों तक 10 साल 15 साल तक खींचता रहे मामला। ठीक है, पता चला जब तक सजा तय हुई तब तक वो किशोर से वयस्क हो गया, है ना,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या किए, एक तो बाल कल्याण समिति बनाए और दूसरा क्या बनाए, किशोर न्याय बोर्ड। अब ये बाल कल्याण समिति जो रहेगी उसमें कुल कितने सदस्य रहेंगे ये सब चलो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हमको ये ध्यान रखना है कि जो देख रेख का संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको निर्धारित कौन करेगा कि ये बच्चे यहाँ रहेंगे, ये बच्चे यहाँ रहेंगे, बाल कल्याण समिति। कौन करेगा, बाल कल्याण समिति। और बच्चे किसी कानून का उल्लंघन किए हैं कि नहीं किए हैं ये कौन निर्धारित करेगा, किशोर न्याय बोर्ड। कौन निर्धारित करेगा, किशोर न्याय बोर्ड। इसमें 5 सदस्य रहेंगे, इसमें कितने सदस्य रहेंगे, 3 सदस्य। इसमें देखो लिखा है ना कुल 5 सदस्य रहेंगे, इसमें लिखा है कुल 3 सदस्य रहेंगे। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये कौन निर्धारित कर रहा है कि इसमें 5 सदस्य कौन कौन होंगे, क्या वो राज्य सरकार है ना। तो अब ये भी तो प्रश्न उठ सकता है, तो हमको ध्यान रखना है यहाँ एक राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, राज्य स्तरीय चयन समिति। क्या बनेगी, राज्य स्तरीय चयन। अब देखो ये लिखना ही भूल गया, यही तो काम चोरी है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या बनेगी इसमें, मैं यही लिख दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें बनेगी एक राज्य, दिख रहे हैं, राज्य स्तरीय चयन समिति। राज्य स्तरीय चयन समिति बनेगी, ठीक। ये जो राज्य स्तरीय चयन समिति रहेगी वो हाई कोर्ट के जजेस की अध्यक्षता में क्या करेगी, चयन करेगी कि बाल कल्याण समिति का सदस्य कौन होगा और किशोर न्याय बोर्ड का सदस्य कौन होगा। समझ में आया कि एक बार फिर से रिपीट करूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि 2 चीज काम कर रही है, ठीक है, संस्थागत प्रयास और गैर संस्थागत प्रयास। संस्थागत प्रयास की अगर मैं बात करूं तो 2 है, इसमें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, और विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चे हैं, दोनों हैं, ठीक है। अब उनका निर्धारण कौन करेगा कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं। अब अच्छा, इसमें संस्थागत और गैर संस्थागत दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, संस्थागत और गैर संस्थागत दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें सिर्फ ये प्रयास किया जा रहा है कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं ये कौन निर्धारित कर रहा है, बाल कल्याण समिति। और बाल कल्याण समिति में कौन होगा ये कौन निर्धारित कर रहा है, राज्य स्तरीय चयन समिति। कौन निर्धारित कर रहा है, राज्य स्तरीय चयन समिति। और राज्य स्तरीय चयन समिति में कौन सदस्य होंगे, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट के जज रहेंगे और समाज सेवी टाइप के लोग रहेंगे। वो राज्य सरकार के ऊपर है कि वो किसको रखता है, लेकिन संरचना यही है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। चलें ऊपर कि नोट अगर कर रहे होगे तो कर लिए रहो इसको। हाँ डाल दूंगा। देवी से बोल दिया करो, डाल दिया करो। लास्ट पीडीएफ डल रहा है कि नहीं आप लोग के ग्रुप में, ये वाला आज डल जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ सरकार क्या की अभी 2023 में, मैं आपको बताया ना 2021 में संशोधन हुआ, 2023 में नया कुछ गाइडलाइन जारी किया। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये अभी आया है 2023 में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर हो सके तो पूछ लो। एक ही पॉइंट मेरे को ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा है, वही है। एक तो ये बोले हैं मोदी जी कि भाई साहब मेरे सिवा किसी और की फ़ोटो नहीं लगनी चाहिए योजना में, ठीक है। ये बोले केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्य योजना का मूल नाम नहीं बदल सकती, ठीक है। मतलब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में अगर प्रचार करना है, उसमें मूल वो पूरी योजना ही किसके ऊपर है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ठीक है। अगर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लाभ उठाना है तो आपको प्रचार तो करना है,
जो बजट आ रहा है उसमें प्रचार करना है, लेकिन फोटो किसकी रहेगी? मोदी जी की, चाहे सरकार किसी की भी हो, ठीक है। तो पहला तो ये है भाई साहब, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राज्यों के फंड मिशन वात्सल्य परियोजना के माध्यम से अनुमोदित किए जाएंगे। क्या लिखा है यार? अच्छा, वो यही बोल रहे हैं राज्यों को जो फंड दिया जाएगा ना, वो मिशन वात्सल्य योजना के तहत दिया जाएगा, ठीक है। मेन राशि ये, मेन पॉइंट ये है कि इन लोग का जो वित्त पोषण अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा? 60-40। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वित्त पोषण अनुपात कितना है? 60-40। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें यह बोला है कि ज्यादातर योजना में क्या होता था, जो पूर्वोत्तर के राज्य रहते थे ना, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए रेशियो कितना हो जाता था? 90:10। देखें ना अपन, बहुत सारी योजना अगर आप देखोगे तो उसमें देखोगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 90:10 का रेशियो रहता है। बट यहाँ क्या किया गया है कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए तो भैया ठीक है, रेशियो 90 क्या रहेगा? 10 रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, उसके बाद हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए भी वित्त पोषण अनुपात कितना कर दिया गया है? 90:10, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो 90:10 में किसको किसको शामिल कर दिया गया है? एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड, इन दोनों को भी क्या किया है? 90:10 में ले आया है। किस में ले आया है? नहीं, 8 तो आपका पहले से है ना, वो जो पूर्वोत्तर के राज्य है ना उसमें 8 है, और उसके अलावा कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया ना आप लोग को, ठीक है। अब देखो, अब अपन यहां जो पढ़े थे कि भैया विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों के लिए, अगर विधि विरुद्ध काम करने वाले बालक रहेगा तो उसके लिए बाल संप्रेक्षण गृह, शासकीय विशेष गृह और शासकीय प्ले ऑफ सेफ्टी संस्था काम करेगी, है ना। तो अब ये इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड पॉइंट में लिख दिया हूँ, बाकी नहीं लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसी को अपन एक्सप्लेन किया हूँ मैं नीचे, उसी को देख रहे हैं अपन, ठीक है। चले नीचे, ठीक है, इसी पॉइंट को नीचे कवर करेंगे। देखो, ये बोल रहा है, इसमें बोला है कि खुला आश्रय गृह, ठीक है। ये अगर आप किसी कानून का उल्लंघन किए हो तो 3 जगह है आपके लिए, बाल संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और सुरक्षित गृह। तो इसमें यह बोला गया है कि अगर आपने बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख की जाएगी। अब इसमें क्या बोला है? विचाराधीन, मैं आपको बताया ना, बाल संप्रेक्षण गृह में क्या होगा कि वो बच्चे जिनके मामले अभी डिसाइडेड नहीं कि वो गलती किया है कि नहीं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी उसका मामला क्या है? विचाराधीन है। तो अगर कोई विचाराधीन बच्चा जाएगा तो पहले कहां जाएगा? बाल संप्रेक्षण गृह में। पहले कहां जाएगा? बाल संप्रेक्षण गृह में, ठीक है। उसके बाद जब उसके अपराध की पुष्टि हो गई, क्या हो गई? पुष्टि हो गई, तो कहां चले जाएगा? विशेष गृह जाएगा। वो कहां चले जाएगा? विशेष गृह। तो 2 हो गया, बाल संप्रेक्षण गृह, दूसरा विशेष गृह। बाल संप्रेक्षण गृह और दूसरा विशेष गृह, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सुरक्षित स्थान। अब इसमें देखो, ये बोला है कि पहले तो 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, बालकों को 18 से 21 वर्ष, देखो, अगर बच्चे का अपराध सिद्ध हो गया, ठीक है, बच्चे का अपराध क्या हो गया? का अपराध सिद्ध हो गया, 16 से अगर वो 18 वर्ष की उम्र का है, मतलब क्या होता है ना, थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना है, ये भी चीज़, बच्चों में लड़कियां भी हो सकती है और लड़के भी हो सकते हैं, और बच्चे ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। तो मिशन वात्सल्य तीनों के लिए कवर होता है कि जो बच्चे हैं, बच्चे तो पहले तो लड़के होंगे, फिर लड़की होगी और बच्चे
ट्रांसजेंडर होंगे। अब ये तीनों के जो प्रयास किए जाएंगे, तीनों के लिए अलग, ये नहीं कि ट्रांसजेंडर बच्चे हैं तो उनको सामान्य बच्चों के साथ रख दो, या कोई बच्ची है उनको, है ना, उनके बच्चों के साथ रख दो, या कोई लड़के हैं तो उनको लड़कियों के साथ रखो। तीनों खतरनाक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए है ना, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए, तीनों के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। ये पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि अगर, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दोष सिद्ध हो जा रहा है ना, दोष सिद्ध हो जा रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं, विशेष गृह में ला रहे हैं। ठीक है, अपराध की पुष्टि हो जा रही। तो अब अगर वो अपराध की पुष्टि के बाद वो बच्चा 16 से 18 वर्ष का हो गया है तो आप उसको कहाँ ले आओगे, सुरक्षित स्थान में। ठीक है, और अगर कोई ऐसा बच्चा आया है जो 18 से 16 के बीच में है और उसके अपराध सिद्ध नहीं हुए हैं, मतलब वो किस कैटेगरी में आ गया, बाल संप्रेक्षण गृह में, तो आप उसको बाल संप्रेक्षण गृह में नहीं रखोगे, आप उसको कहाँ रखोगे, सुरक्षित स्थान में। कहाँ रखोगे, सुरक्षित स्थान में। तो यहाँ आप ये बोल सकते हो कि जो बाल संप्रेक्षण गृह है ना, वो कितने वर्ष के लिए, अरे सॉरी, ये कितने वर्षों के बच्चों के लिए है, 16 वर्ष, 16 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये जो विशेष गृह है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, 16 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगर वो बच्चा 16 से ऊपर का है, फिर वह डजन मैटर कि उसकी अपराध की पुष्टि हुई है कि वो ट्रायल है मामला, ठीक है, विचाराधीन है, उसको आप कहाँ रखोगे, सुरक्षित गृह में। कहाँ रखोगे, सुरक्षित गृह में। और यहाँ कितने उम्र के बच्चे रह सकते हैं, 21 वर्ष। यहाँ कितने वर्ष तक के बच्चे रह सकते हैं, 16 से 21 वर्ष के, 21 वर्ष के बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिख लेना, यहाँ 16 वर्ष लिख लेना वहाँ, और बाल संप्रेक्षण गृह में 16 वर्ष लिख लेना, यहाँ लिख लेना सुरक्षित गृह में 16 से 21 वर्ष। ठीक है, हाँ हाँ, नॉर्मल जेल। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि संस्थागत प्रयास, वही मैं बताया ना कि देख रेख एवं संरक्षण दो तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, देख रेख और संरक्षण क्या कर रहे हैं, दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो संस्थागत प्रयास कर रहे हो और एक कैसे कर रहे हो, गैर संस्थागत प्रयास। तो संस्थागत प्रयास में खुला आश्रम गृह बना रहे हो, बाल गृह बना रहे हो और दत्तक ग्रहण अभिकरण बना रहे हो। ठीक है, मतलब जो गोद लेने वाले बच्चे मैं आपको बताया ना, वो बना रहे हो। ठीक है, दूसरा गैर संस्थागत प्रयास जो कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम चला रहे हो, पोषण देखरेख कार्यक्रम, मतलब फॉस्टर केयर बोलते हैं इसी को, जो पोषण देखरेख कार्यक्रम है ना, उसको क्या बोलते हैं, फॉस्टर केयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आफ्टर केयर कार्यक्रम चला रहे हो। ठीक है, ये दो काम को अलग अलग तरीके से कर रहे हो। एक क्या कर रहे हो, संस्थागत प्रयास कर रहे हो, संस्थागत प्रयास क्या है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसमें, और उसके बाद क्या कर रहे हो, गैर संस्थागत प्रयास कर रहे हो। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि खुला आश्रम गृह क्या है, बाल गृह क्या है, ये दत्तक अभिसरण क्या है, और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम क्या है, पोषण देखरेख क्या है, आफ्टर केयर क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। इसको क्या करना पता है, घर जाके एक बार अच्छे से पढ़ना, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कल फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो पहला हो गया खुला आश्रम गृह। अब क्या हो रहा है, देखो समझने का प्रयास करना, बच्चा है, ठीक है, बच्चे को आपको क्या करना है कि वो आया है, देख रेख और संरक्षण का व्यवस्था करना है। तो सबसे पहले ये देखना है अपने को कि अगर उसको अल्प अवधि के लिए आपको इस संरक्षण की आवश्यकता है, अल्प अवधि के लिए संरक्षण की आवश्यकता है, तो आप इसको कहाँ रखोगे, खुला आश्रम गृह में। खुला आश्रम गृह में अल्प अवधि के लिए रखोगे। ठीक है, आवासीय सहायता जरूरतमंद बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए, बचाने के लिए ये है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता है, उद्देश्य में अपन देख चुके हैं। हम यह देख रहे हैं कि खुला आश्रय गृह अपन क्यों में बच्चों को कब रखेंगे, जब आपको अल्प समय के लिए रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। खुला आश्रम गृह अल्प अवधि के लिए, और बाल गृह दोनों में तो बच्चों को ही रख रहे हो ना, है ना, तो बाल गृह कब रखोगे, दीर्घ अवधि के लिए।
ठीक है, मतलब दीर्घ अवधि के लिए रखना है तो बाल गृह में, और खुला आश्रम गृह में रखोगे अल्प अवधि के लिए। ठीक है, ठीक समझ गए। अब ये क्या है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए बॉडी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के पास। ठीक है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या होता है, इसमें 10 बच्चे रहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पेरेंट्स को बच्चे को गोद लेना है तो इनके पास जाएंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो फिल करेंगे और फिर बच्चे को क्या मिलता है, गोद दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को गोद दिया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि गोद अगर आपको लेना है तो ये बॉडी क्या है, डेडिकेटेड बॉडी है, किसी के थ्रू ही। हाँ, एक जगह 10 बच्चे रखते हैं, मतलब एकदम ज़्यादा बच्चे एक ही जगह नहीं रहते, एक जगह लिमिट बना दी गई है 10 बच्चों की। ठीक है, दूसरा है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, मतलब ये क्या है, अब ये गैर संस्थागत प्रयास हो रहा है। क्या हो रहा है, गैर संस्थागत प्रयास। यहाँ अपन क्या कर रहे थे, एक बिल्डिंग बना के खुला आश्रय गृह रख रहे थे और ये बोल दिया गया था कि ये किस समय के लिए रहेगा, अल्प अवधि के लिए। और एक बिल्डिंग बना के एक बाल गृह नाम दे दिया, उसमें क्या रखोगे, लंबे समय के लिए। और यह एक बिल्डिंग बना के इसमें क्या बोल दिया, अगर आपको गोद लेना है तो इस बिल्डिंग में आओ और गोद लेने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, गैर संस्थागत प्रयास कर रहे हैं। गैर संस्थागत प्रयास क्या होगा, पहले देखिए, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को कुटुंब के, अब ये कुटुंब जो है शब्द वो इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको बताया ना कि आपको आपके घर में ही सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा और उसके लिए आपको 4000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 4000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। आपके घर में ही आपको क्या किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। वो ये बोला है ना, कुटुंब में, आपके परिवार में, और आपको उनके, आपके परिवार वालों को जिनके पास हो आप, उनको कितना दिया जाएगा, 4000 रुपये प्रति माह। कौन देगा, सरकार। ठीक है, उसके बाद पोषण देख रेख कार्यक्रम हो गया, किसी नातेदार, मतलब कोई रिलेटिव के यहाँ, कुछ के यहाँ आप क्या करोगे, बच्चों को भेज दोगे और उनको फिर कितना दोगे, 4000। पूरी योजना में 4000 रुपये प्रति माह ही है। कार्यक्रम कोई सा भी हो, क्या कितना पैसा देना है, 4000 रुपये प्रति माह देना है। ठीक है, ये हो गया आफ्टर केयर कार्यक्रम। इसमें भी आप क्या करोगे, इसमें भी क्या करोगे आप, 4000 रुपये प्रति माह दोगे। देखो क्या बोल रहे हैं, 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के पश्चात बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन गतिविधियों की व्यवस्था की जाती है जिससे वह स्वयं को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। ठीक है, मतलब उसका क्या हो चुका है, अब 18 साल पूरा हो चुका है, अब उसको नई दुनिया में क्या जाना है, वापस जाना है। तो अब ये प्रयास चालू किया जा सकता है कि भाई मतलब स्किल में काम करवाया जाएगा अब उसके। ठीक है, अब संरक्षण की आवश्यकता तो है नहीं, कितना दिन तक अपने पास रख के खिलाओगे। ठीक है, तो उनको अब स्किल्ड करोगे ताकि वो अपना रोजी रोटी की व्यवस्था खुद कर सके। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ठीक है 4000 रुपये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ आपको ये देखना है, यहाँ आप अधिकतम कितने समय तक रह सकते हो, 3 वर्ष और 21 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो मैक्सिमम 18 साल से कितने वर्ष तक आयु तक, 21 साल, अधिकतम 3 वर्ष रख सकते हो आफ्टर केयर कार्यक्रम के तहत। आफ्टर केयर कार्यक्रम के तहत आप क्या कर सकते हो, 3 साल मैक्सिमम रह सकते हो। ठीक है, और 21 साल की ये आप देख लियो अभी। ठीक है, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड देखे ना, आप देखें कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो कौन होंगे, चाहे वो संरचनात्मक हो या संस्थागत हो या गैर संस्थागत हो, कौन डिसाइड करेगा, बाल कल्याण समिति। कौन डिसाइड करेगा, बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य रहेंगे, 5 सदस्य, एक अध्यक्ष रहेगा और 4 क्या रहेंगे, सदस्य, जिसमें से एक महिला का होना क्या होगा, आवश्यक होगा, एक महिला का होना आवश्यक रहेगा। ठीक है, इसमें 3 सदस्य रहेंगे, एक क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा, जो कि प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, उसके बाद 2 क्या रहेगा, एक महिला का होना आवश्यक है, और टोटल 3 सदस्य रहेंगे इसमें। ठीक है, एक अध्यक्ष रहेगा जो जस्टिस रहेगा, बाकी जो बचे 2 उसमें से एक महिला रहेगी और दोनों समाजसेवी हो सकते हैं। जो 2 सदस्य हैं दोनों क्या हो सकते हैं, समाजसेवी, लेकिन एक का महिला समाजसेवी होना आवश्यक है या महिला सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है,
तो और इसके लिए मैं बताया था ना, अलग न्यायालय की व्यवस्था कर दिए। अब इसके लिए अलग से पुलिस बल भी डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट रहता है, सुने हो ना। एट्रोसिटी एक्ट में क्या होता है, विशेष न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। उसमें सामान्य न्यायालय में उसका निर्णय नहीं होता, एक विशेष न्यायालय है, वहीं एट्रोसिटी एक्ट के तहत क्या होता है, कार्रवाई चलती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वैसे ही क्या हो रहा है, विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है, ठीक है। और इसमें डीएसपी स्तर के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग घर जाओ और भी जो भी आपके पास कंटेंट होगा उससे पढ़ो, और अगर कोई दिक्कत होता है तो कल इसमें बात करेंगे। कल कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाँ? पता नहीं वो होगा क्यों नहीं होगा।